वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं 2023 की बंगाली लैंग्वेज रोमांटिक ड्रामा फिल्म दिल खुश की कहानी। और इसको देखकर यकीन मानिए सच में आपका दिल खुश हो जाएगा। तो फिल्म की शुरुआत दिल खुश नाम के एक डेटिंग ऐप से होती है जो लास्ट 6 महीनों में टॉप डेटिंग ऐप बन चुका है। दिल खुश कंपैटिबिलिटी का इक्वेशन सॉल्व करके लोगों के लिए लाइफ पार्टनर चूज करता है। तो उसके ऐप में त्रिशा नाम के एक बोल्ड मॉडर्न लड़की ने अपना प्रोफाइल बनाया होता है। त्रिशा एक इन्फ्लुएंसर है जो कैमरा के सामने तो खूब चटर बटर करती है, मगर उसकी लाइफ बहुत ही सैड है। उसे अपने डैड के बारे में कुछ नहीं पता कि वो कौन थे, कैसे दिखते थे, अब कहाँ है, कुछ भी नहीं। वहीं उसकी मॉम एक एक्ट्रेस है जिसके साथ त्रिशा की कुछ खास बनती नहीं है। दिलखुश ऐप में बौद्धि सत्वा बगाची नाम के एक लड़के ने भी अपनी प्रोफाइल बना के रखी हुई है जो मेडिकल फील्ड में ही काम करता है। उसका काम जानवरों की मीटिंग के बारे में डेटा कलेक्ट करने का होता है और हाल फिलहाल में बौद्धि का ब्रेकअप भी हो गया है बेचारे का। इसके अलावा दिलखुश ऐप में ऋषि नाम के एक आदमी ने भी अपना अकाउंट बना के रखा हुआ है सिंगल लिखकर। मगर असल में हुआ ये था कि ऋषि ने पोम्पा नाम की लड़की से लव मैरिज की थी और पोम्पा ऋषि के ही फ्रेंड के साथ कहीं भागकर चली गई और उसका फ्रेंड एक लॉयर था। तो अब ऋषि के फ्रेंड पोम्पा और उसके फ्रेंड ने मिलकर डिवोर्स केस फाइल कर दिया है और साथ ही ऋषि से जब तब पैसे की डिमांड करते हैं और ना देने पर और झूठे केस में फंसाने की धमकी भी। ऋषि का एक छोटा सा साइबर कैफे है और साथ ही वो सिक्योरिटी गार्ड का भी काम कर रहा होता है ताकि काम में बिजी रहने से वो अकेलापन महसूस न कर पाए। अब पुष्पा नाम की एक लड़की ने भी दिलखुश ऐप में अपना अकाउंट बना के रखा होता है। पुष्पा सन्याल ज्वेलर्स की इकलौती वारिस है। कहने को तो उसे पैसों की कोई कमी नहीं, उसे तो एक राजकुमारी वाली जिंदगी मिली है, मगर उसके भी दिल में गहराई है जिसे भरने के लिए वो ओनली फैंस पे काम करती है दोस्तों, यानी अपना जिस्म दिखाती है। वहाँ उसे लड़कों की जो अटेंशन मिलती है ना, वो पुष्पा को बड़ा अच्छा लगता है। हालांकि पुष्पा अपने कैमरे से इस तरह का सेटअप करती है कि उसका चेहरा नहीं दिखता वीडियो में। खैर ये तो हुई कुछ जवान लोगों की बात। दिलखुश में उम्रदराज लोगों ने भी अपनी प्रोफाइल बना के रखी हुई है। जैसे शक्ति नाम का एक मिडिल एज्ड आदमी है जो कि यात्रा में विलन का रोल परफॉर्म करता है, मगर दिल से वो पोकी है। वो अपना पहला लव ललिता को आज तक नहीं भूल पाया। वहीं पुचुल किचन नाम से फूड होम डिलीवरी सर्विस चलाने वाली डॉली अपने इलाके में बहुत ही फेमस है। डॉली का खाना और उसका हंसी मजाक का अंदाज सभी को बड़ा पसंद आता है। डॉली भी वैसे एक अधेड़ उम्र की औरत है और उसकी पुचुल नाम की जवान बेटी जिसका हाल फिलहाल ही ब्रेकअप हो गया है। पुचुल ने तो दिलखुश में अपनी प्रोफाइल नहीं बनाई, मगर उसकी मां ने यानी डॉली ने अपने लिए एक प्रोफाइल बना के रखी हुई है। इतना ही नहीं दोस्तों, 70 साल के रतन दादा भी बहुत ही अकेले हैं। पता है रतन दादा क्या काम करते हैं? उनका खुद का एक पैर कब्र में है और वो दूसरे के डेथ सर्टिफिकेट बनाने का काम करते हैं, बताओ। और बढ़ती उम्र की वजह से उन्हें ऊंचा सुनाई देता है, तो जो कोई भी उनके पास डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आता है तो रतन दादा से थोड़ी ऊंच नीच हो जाती है क्योंकि कम सुनाई देता है। वहीं दिखाते हैं आपको एक और दादी जिसका नाम है कमोलिका। इनके हस्बैंड की डेथ पहले हो गई थी, ऊपर से इनका बेटा रिजू अपनी फैमिली के साथ विदेश में रहता है। उनके बस एक कॉल का कमोलिका को पूरे दिन भर इंतजार रहता है, मगर थोड़ी देर के लिए ही रिजू कॉल करता है और बिना सही से बात किए कभी काम तो कभी फैमिली का बहाना करके फोन काट देता है। वो हर महीने अपनी माँ को पैसे भेज देता है और सोचता है कि मैंने बेटे होने का फर्ज अदा कर दिया है। और यहाँ पर अपनी तन्हाई मिटाने के लिए कमोलिका सिलाई कढ़ाई और हॉस्टल में वार्डन का काम करती है। तो दोस्तों कोलकाता शहर में ये 8 लोग बहुत ही ज्यादा सिंगल हैं और अपनी तन्हाई से बड़े परेशान। चलिए अब आपसे सारे कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन हो गया, अब चलते हैं कहानी में। तो एक दिन पुष्पा अपनी कैट को लेकर एक रेस्टोरेंट में जाती है जहां हमारी इन्फ्लुएंसर दीदी त्रिशा भी डेट पर आई होती है और त्रिशा को पुष्पा की कैट बड़ी प्यारी लगती है तो वो उसकी वीडियो बनाकर पोस्ट कर देती है। वहीं रतन दादा अपने घर के पेड़ पौधों में पानी डाल रहे होते हैं, तभी डॉली उन्हें खाना पहुंचाने आती है। डॉली याद है ना जिनका रेस्टोरेंट है। रतन दादा पूछते हैं कि अरे डॉली बेटी तुम खाना पहुंचाने आई तो तुम्हारे डिलीवरी बॉयज कहाँ गए, उनका क्या हुआ? डॉली कहती है कि सरस्वती पूजा चल रहा है ना, तो क्या है इसके लिए सभी अपनी अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ घूमने गए हुए हैं, इसीलिए उन्होंने छुट्टी ले रखी है, इसीलिए मुझे आना पड़ा वरना आप भूखे रह जाते ना। रतन दादा कहते हैं कि हमारे टाइम में तो इतना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सीन होता नहीं था, अब पता नहीं क्या हो गया है। तो तब डॉली कहती है अभी देर नहीं हुई है काका, प्रोफाइल बना लीजिए दिलखुश ऐप में, आपको भी आपके लायक कोई अच्छी सी काकी मिल जाएगी वहाँ पर। और इधर शक्ति दिलखुश ऐप के प्रमोशन के एड के लिए ऑडिशन देने आया होता है, मगर दिलखुश ऐप के फाउंडर रिकी रॉय को लगता है कि ये शक्ति कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग कर रहा है, इसीलिए वो उसको नहीं लेते। इसके बाद दिलखुश ऐप रात को 12 बजे इन 8 लोगों की किस्मत आपस में कनेक्ट कर देता है। बोधी और त्रिशा का मैच हो जाता है, ऋषि का पुष्पा के साथ मैच हो जाता है, शक्ति का डॉली के साथ, तो वहीं रतन का कमोलिका के साथ मैच। और ये चारों जोड़े कॉल पर एक दूसरे से बात करते हैं। त्रिशा तो बोधी से वीडियो कॉल पे बात करती है स्टार्टिंग में, हालांकि बोधी ने अपना कैमरा ऑफ करके
करके रखा होता है क्योंकि त्रिशा बहुत ही प्यारी लड़की थी। वहीं बोधी एकदम चंपू लगता है। मगर त्रिशा उसे वीडियो कॉल में सामने आने को कहती है तो वो डरते भी आ ही जाता है। वहीं कमोलिका और रतन लैंडलाइन पे बात करते हैं और फिर रतन कहता है अब अगर आपको मुझ पे भरोसा हो ही गया है तो क्या आप मुझे अपना मोबाइल नंबर देंगी। कमोलिका भी इसके लिए राजी हो जाती है। इधर डॉली और शक्ति ऑडियो कॉल पे बात करते हैं और डॉली शक्ति को पहचान लेती है क्योंकि वो प्ले देखने जाया करती थी और उसने शक्ति की एक्टिंग को देख रखा था। वो शक्ति को बताती है जब भी हिटलर का रोल करते थे ना आप तो मुझे बड़े अच्छे लगते थे। तब शक्ति कहता है कि ये क्या कमाल की बात हुई, आज ही तो मेरा हिटलर वाला शो है। फिर वो हिटलर के 2-4 लाइन बोलकर डॉली को थोड़ा इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। तभी डॉली की भी कुकर की सीटी बच जाती है। तो इस पे शक्ति कहता है कि अरे आपका प्रेशर कुकर सीटी नहीं मार रहा बल्कि वो मुझे दावत पे बुला रहा है, क्या कहती हो। डॉली कहती है तो फिर आपको मेरे हाथ का खाना खरीद कर खाना पड़ेगा क्योंकि मैं भी तो आपकी प्ले की टिकट खरीदती हूँ। इससे शक्ति को खूब हंसी आ जाती है। इस तरह इनका मजाक चलता है। उसे डॉली का सेंस ऑफ ह्यूमर ज्यादा पसंद आता है। वहीं दोस्तों ऋषि और पुष्पा भी वीडियो कॉल पे बात करते हैं। पुष्पा बड़े प्यार से बात करते करते अचानक यार गुस्सा हो जाती है और कहती है एक झापड़ मारूंगी, मैंने खाना दिया ना तो तुम खा क्यों नहीं रही। ऋषि तो डर जाता है कि अचानक ये क्या बोलने लगी। तब पुष्पा नॉर्मल होकर कहती है अरे सॉरी मैं आपको वो सब नहीं कह रही थी बल्कि मैं अपनी बेबी को डांट रही थी, इसके खाने में बहुत नखरे होते हैं। अब बेबी का नाम सुनकर लगता है ऋषि को कि जा ये तो बच्चे वाली निकली यार। मगर फिर उसको जल्दी से पता चलता है कि ओहो ये पुष्पा की कैट मॉम है, यानी उसने एक बिल्ली पाल के रखी हुई है जिसे वो अपनी बेबी की तरह ट्रीट करती है। वेल दोस्तों तो आगे बारी आती है इनके मिलने की। तो त्रिशा एक रेस्टोरेंट में बोधी से मिलती है और उसके काम के बारे में जानती है। वो बताता है कि मैं पिक्स की मीटिंग के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ। तो त्रिशा उससे फ्लर्ट करने के लिए मीटिंग के बारे में जानबूझकर और चीजें पूछती है मगर वो तो उसे बिल्कुल साइंस लैंग्वेज में समझा रहा होता है जो त्रिशा का मूड ऑफ कर देता है क्योंकि वो किसी और तरीके से जानना चाह रही थी। कुछ देर के बाद बोधी उसकी तारीफ में गॉर्जियस कहता है उसे। इस पे त्रिशा कहती है कि अरे इस तरह की कॉम्प्लीमेंट्स तो अंकल दिया करते हैं, वैसे तुम इस तरह से ड्रेसअप होकर आए हो जैसे कोई इंटरव्यू देना चाहते हो। तो बोधी कहता है कि हाँ ये डेट मेरे लिए किसी इंटरव्यू से कम नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद त्रिशा उससे ये जानना चाहती है कि तुम्हारा तो 5 साल का रिलेशनशिप था तो फिर ब्रेकअप क्यों हुआ। बोधी कहता है कि तुम्हें जो बातें करनी है कर लो लेकिन उसके बारे में प्लीज बात मत करो, वो टॉपिक काफी सेंसिटिव है और मैं उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहता। इसके बाद त्रिशा बोधी को अपनी रील शूट करने को कहती है मगर ये सब तो बेचारे बोधी को आता ही नहीं था, वो तो ठहरा पढ़ाकू बच्चा, उसे तो ढंग से फोटो क्लिक करनी भी नहीं आती। साथ ही त्रिशा को बोधी का ड्रेसिंग सेंस ना पसंद नहीं आया होता है मगर बोधी को त्रिशा बहुत ही सुंदर लगती है इसलिए वो खुद को उसके लिए बदलने को तैयार हो जाता है। इधर शक्ति ने डॉली को उसी जगह पे मिलने के लिए बुलाया होता है जहां वो अपनी एक्स वाइफ ललिता से मिलता था। शक्ति डॉली को ललिता के बारे में बताता भी है कि अब वो एक्ट्रेस बन गई है, टीवी सीरियल में काम करती है और डॉली ने भी वो सीरियल देखा होता है पर वो ललिता को कुछ खास पसंद नहीं करती क्योंकि ललिता उस सीरियल में भी विलन का ही रोल करती थी। डॉली फिर टॉपिक चेंज करती है और अपने हाथों की बनाई हुई फिश करी उसको खाने को देती है जिसे खाकर शक्ति जी भर के उसकी कुकिंग की तारीफ करता है। फिर वो डॉली से कहता है कि कल मेरा शो देखने आ जाओ। तो वो कहती है कि नहीं बाबा नहीं, मैंने तो तुम्हारा दिल रखने को कह दिया था कि मुझे प्ले पसंद है। दरअसल मैं एक ही बार देखने गई थी और उसमें आपकी ये डरावनी हंसी, मैं तो डर गई थी उससे, इसलिए मुझे वो नहीं देखना। ये क्या, डॉली ने तो इसकी इंसल्ट कर दी। तो वो भी बदले में कह देता है कि मैंने भी अभी जो तुम्हारी कुकिंग की तारीफ की ना वो झूठी थी। ये फिश करी, अरे कुछ है भी इसमें, किसी काम की नहीं है ये तो किसी चिड़िया की पोटी लग रही है। इस पे डॉली जवाब देती है अच्छा इसका मतलब आपने चिड़िया की पोटी खाई है तभी तो आपको इसका स्वाद पता है। इस तरह इन दोनों की पहली मीटिंग का एक्सपीरियंस हो जाता है खराब। अब दूसरी ओर ऋषि को पुष्पा पहली डेटिंग पे लेकर जाती है और यहाँ वो अपनी कैट भी लेकर आई होती है। वो अपनी कैट के लिए भी शॉपिंग करने के लिए आई है। शॉपिंग करते करते ऋषि पूछता है तुम तो काफी अमीर घर की बेटी हो तो तुम्हें पूरी दुनिया में मैं ही पसंद क्यों आया। इस पे पुष्पा कहती है कि देखो हमारा मैच दिल खुश ऐप ने करवाया इसीलिए मैं आप पे भरोसा कर रही हूँ कि शायद तुम मेरे सोलमेट हो, वरना मेरे डैड तो चाहते हैं कि मैं प्रदीप भट्टाचार्य से शादी कर लूं। ये नाम सुनकर तो ऋषि हिल जाता है क्योंकि प्रदीप भट्टाचार्य कोई मामूली आदमी नहीं है, वो तो भट्टाचार्य कॉर्पोरेशन के ओनर का छोटा बेटा है। उससे मिलना तक ऋषि के नसीब में नहीं हुआ और उस आदमी को यानी प्रदीप भट्टाचार्य को पुष्पा पे बचपन से क्रश था। बताओ। तो पुष्पा बताती है एक दिन तो उसने अचानक मुझे फ्लाइट टिकट भेजकर ये कहा कि बेबी कम टू मियामी, यहाँ नाइट डेट एंजॉय करते हैं, ये कहा उसने मुझे। देखो तो मैंने तो डांट दिया उसको, पर ऋषि कहता है तुम्हें जाना चाहिए था, तुम गई क्यों नहीं, उसके पास तो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। तो पुष्पा कहती है वो सब कौन सा उसने अपने बलबूते पे कमाया है, सब उसके बाप का दिया हुआ है और ये मुझे पसंद नहीं। खुद कोई 10,000 भी कमा रहा हो बहुत बड़ी बात होती है, तुम खुद को ही देख लो, तुम तो एक एंटरप्रेन्योर हो।
अपनी मेहनत के दम पर अपना बिजनेस ग्रो कर रहे हो। इससे ऋषि को लगता है कि अबे यार, ये लड़की तो दिमाग से पैदल है लगता है। इतने अमीर आदमी का रिश्ता ठुकरा कर ये मेरे साथ रिलेशनशिप में आना चाहती है, बताओ। और मैं क्या काम करता हूँ? मैं तो एक छोटा सा साइबर कैफे चलाता हूँ और साथ ही सिक्योरिटी गार्ड भी हूँ, बताओ यार। तो बातों ही बातों में पुष्पा अपनी कैट उससे टच करवा देती है, जिसके बाद तो ऋषि छींक से बेहाल हो जाता है, क्योंकि ऋषि को कैट से एलर्जी है, इसलिए उसे बार बार छींक आने लग जाती है और वो वहां से भागी जाता है। चलिए जरा देखते हैं इन बूढ़ों का क्या हो रहा है। यहाँ पर हमारे दादा की दादी के साथ पहली डेट है। अब आपको तो पता है कि रतन दादा कान से थोड़े कम है, इसलिए कमोलिका दादी जी जो भी बोल रही होती है उन्हें ठीक से समझ में नहीं आता, बड़ी दिक्कत होती है। मगर इससे कमोलिका इरिटेट नहीं होती, बल्कि कहती है अच्छा है ना, मैं आपके कान के नजदीक आकर बोलूंगी, ये तो काफी रोमांटिक हो जाएगा। तो लगता है कि कमोलिका काफी रोमांटिक और जिंदा दिल इंसान है। वहीं रतन प्यार मोहब्बत करना तो चाहते हैं, मगर इसके बारे में बात करने में ओहो बड़े शर्माते हैं। दरअसल उनकी शादी कभी नहीं हुई और ना ही कभी कोई गर्लफ्रेंड वाला सीन रहा। वो बस अपने काम को करते रहे और काम करते करते देखो बूढ़े हो गए। अब उन्हें रियलाइज होता है कि मरने से पहले थोड़ा प्यार मोहब्बत कर ली जाए, ऊपर पता नहीं भगवान क्या क्या करवाएंगे नहीं तो। यहाँ कमोलिका रतन से अपने हस्बैंड के बारे में भी बातें शेयर करती है कि उस जमाने में भी मेरे हस्बैंड ने नील डाउन करके मुझे शादी के लिए प्रपोज किया था, बहुत ही रोमांटिक थे मेरे हस्बैंड। तो अब रात में आइसक्रीम खाते हुए दोनों अपने घर के लिए निकलते हैं, वो भी एक ही ऑटो में। तो रतन कमोलिका को कहता है कि अरे कहीं सर्दी ना लग जाए आपको। कमोलिका कहती है कि बीमारी की बात मुझसे मत क्या करो, मैं भले ही बूढ़ी हो गई हूँ मगर मन से अभी भी जवान हूँ, मैं बस अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ, ये बीमारी के डर से मैं जीना छोड़ तो नहीं सकती ना। और अब यहाँ पर रतन को कमोलिका की बातें बड़ी प्यारी लगती है। तभी कमोलिका का बेटा उसे कॉल करता है और कमोलिका ऑटो से उतर जाती है अपने बेटे रजू से बात करने के लिए, क्योंकि ऑटो पे तो आवाज आती नहीं ना सही से। तो वो रतन से कहती है ठीक है, मैं अपने बेटे से बात करते करते पैदल ही चले जाऊंगी, आप चले जाओ। यहाँ रात में डॉली शक्ति को कॉल करती है और आज जो भी गलत व्यवहार उसने किया उसके लिए माफी मांगती है। तो शक्ति भी अपनी बातों के लिए माफी मांगता है और दोनों वो बात भूलकर आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। इधर पुष्पा की कॉल पे दोस्तों अपने डैड से बहस हो जाती है किसी बात को लेकर मतलब, और वो चली जाती है अपने ओनली फैंस पे अपना दिल ठंडा करने के लिए। आज उसे 500 कॉइंस मिले होते हैं स्ट्रिपटीज करने के लिए, जिसमें दोस्तों उसे धीरे धीरे ओहो छी 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 एक के बाद एक करके कपड़े उतारने होते हैं ताकि लोगों का दिल खुश हो जाए। हाँ वैसे वो अपना फेस तो नहीं दिखाती कैमरे में, सिर्फ गले के नीचे का पार्ट ही दिखाती और उसके बाद पता नहीं क्या क्या। मगर आज का दिन लगता है उसके लिए बहुत ही खराब है, क्योंकि पुष्पा की कैट अचानक से झपट्टा मार देती है कैमरे पे। ओ पुष्पा का फेस रिवील हो जाता है। पुष्पा लाइव होती है तो बस अब जो हो गया वो ठीक होने से रहा, मगर डर के मारे पुष्पा की हालत खराब हो जाती है कि अब गई काम से। वो जल्दी से अपने ओनली फैंस को बंद कर देती है। उधर बोधी और त्रिशा भी चिट चैट कर रहे होते हैं, उनकी फ्लर्टिंग बिल्कुल सही जा रही होती है। मगर यहाँ ऋषि बड़ा बेचैन होता है, क्योंकि वो कॉल पे कॉल किए जा रहा होता है पुष्पा को, और पुष्पा के साथ अभी जो हादसा हुआ उससे वो और परेशान हो गई है। इसलिए वो अकेले बैठकर रोई जाती है कि अब तो मैं गई, समाज में मेरी क्या बातें होंगी। अगले दिन की बात है दोस्तों, कमोलिका अपने हॉस्टल के बाहर रतन के आने का इंतजार करती है, मगर उसका खाना लेकर डॉली की बेटी पुचुल आ जाती है। वो भी पहले इस हॉस्टल में रह चुकी थी, इसलिए दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। पुचुल अब कमोलिका को कहती है अरे आप तो बिल्कुल कटरीना लग रही है, क्या बात है। तभी वहां पर टैक्सी से रतन आ जाते हैं और खुले दिल से आते ही कमोलिका की तारीफ करने में लग जाते हैं कि वाह आप तो बड़ी खूबसूरत लग रही है। लेकिन यहाँ पुचुल के सामने कमोलिका थोड़ा ऑकवर्ड हो जाती है और रतन को कह देती है क्या भैया आप भी ना, अरे मजाक अच्छा कर लेते हैं आप, सच बताऊं तो। अबे रतन भी हैरान कि भैया बोल रही है मुझे। तभी इशारे में कमोलिका उन्हें मुंह बंद रखने को कहती है। इसके बाद जब दोनों टैक्सी में बैठते हैं तो कमोलिका रतन को सारा खेल समझाती है क्या क्या हुआ पीछे, और फिर दोनों टैक्सी में ही अपना हाथ पकड़ा पकड़ी कर लेते हैं। इसके बाद हम पुष्पा और ऋषि को एक होटल रूम में देखते हैं, जहाँ अभी भी पुष्पा काफी अपसेट है और ऋषि इस उदासी की वजह जानना चाहता है, मगर वो नहीं बताती। अरे कैसे बताएगी, वो सिर्फ ये बताती है कि मैंने डैड से आज फिर झूठ बोला, मैंने उनसे कहा कि दुबई से प्रदीप आ रहा है तो उसी से मिलने में होटल जा रही हूँ, और यहाँ देखो मैं तुम्हारे साथ बैठी हुई हूँ। ऋषि को अपनी लव स्टोरी बिल्कुल फिल्मी लगती है, अमीर बाप की बेटी गरीब आशिक। पुष्पा कहती है हाँ बात तो सही है, अगर हमारे रिश्ते के बारे में डैड को पता चला तो वो तो सच में तुम्हारा खून कर देंगे। इसके बाद धीरे धीरे दोनों क्लोज हो जाते हैं। उधर दोस्तों बोधी ने अपना लुक पूरा चेंज कर लिया होता है। त्रिशा के तो ग्रीन हेयर थी, उससे मैच करने के लिए बोधी ने भी अपने बाल बिल्कुल हाईलाइट कर गोल्डन करवा लिए होते हैं, साथ ही हेयर में स्पाइक भी करवा लिया होता है। और दोस्तों त्रिशा थोड़ी अमीर फैमिली से बिलोंग करती है, तो आज तक वो ट्रैम में नहीं
नहीं चढ़ी थी, इसलिए बोधी उसको अपने साथ ट्रेन में भी चढ़ाता है और दोनों साथ में खूब हंसी मजाक करके कोलकाता में घूमते हैं। आखिर तक में त्रिशा बोधी से कह देती है, तुम पहले ठीक थे, वैसे अपना स्टाइल चेंज करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। इसके बाद तो हम शक्ति और डॉली को भी एक साथ में टाइम स्पेंड करते हुए देखते हैं। ये दोनों साथ में कभी नाटक तो कभी स्टैंड अप कॉमेडी देखते हैं। फिर डॉली एक दिन शक्ति से पूछती है कि आपकी लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट क्या है। तो शक्ति बताता है कि मैंने वेस्ट बंगाल के बहुत सारे शहर में प्ले किया है। जब मैं स्टेज में आता हूँ ना तो मेरे बहुत चाहने वाले होते हैं, सभी तालियों से मेरा स्वागत करते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और जब मैं बैक स्टेज पे होता हूँ तो जो अकेलापन महसूस होता है ना, वो मैं बयां नहीं कर सकता। कुछ दिन गुजरते हैं और ये चारों कपल का इश्क बिल्कुल अच्छी तरह चल जाता है। बोधी और त्रिशा इंटीमेट भी हो जाते हैं। बोधी बताता है, ये मेरा पहला टाइम है, बुरा मत मानना अगर कुछ गलती हो गई। पर तुम्हारा? त्रिशा कहती है, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है, मेरे हिसाब से तो तुम्हारा मेरे साथ ये लगभग 15-16वां नंबर होगा, मतलब टोटल जितने भी आज तक मैं इंटीमेट हुई लोगों के साथ। मगर पता है तुम्हारा कुछ स्पेशल फील है। उधर कमोलिका रतन को गिफ्ट में एक अच्छा हेयरिंग एड देती है, जिससे रतन को सारी बातें सही से बिल्कुल अच्छे से सुनाई देती है। अब एक रात दोस्तों, शक्ति डॉली को उसके घर के पास तक छोड़ने आता है और डॉली शक्ति के गालों पे किस कर लेती है। दोनों शर्मा कर अपने अपने घर चले जाते हैं। मगर क्या है ना, अपनी मॉम का किसिंग सीन पुचुल ने देख लिया था, इसलिए घर आने पर वो अपनी मॉम की अच्छे से क्लास लेती है। और फिर क्या था, माँ बेटी के बीच हो जाती है बहस। पुचुल अपनी माँ से कहती है, माँ आपको शर्म नहीं आई ये सब करने में है? आप 42 साल की हो, कम से कम अपनी उम्र का लिहाज तो कर लो। तो डॉली कहती है कि बेटा शक्ति मेरा अच्छा दोस्त है और कुछ नहीं। पुचुल कहती है, वाह माँ, तो अच्छे फ्रेंड्स सब डेटिंग पे मिलते हैं क्या? डॉली को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, तुम्हें जलन क्यों हो रही है? अगर तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें लात मार दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरी दुनिया प्यार मोहब्बत बंद कर देगी। तब पुचुल अपनी माँ को याद दिलाती है कि माँ आप शायद भूल गई है, आपने मुझसे कहा था कि आप अपने बिजनेस को बड़ा करेंगी, पैसे जमा करके मुझे कोडिंग सीखने के लिए विदेश भेजेंगी। डॉली कहती है, मैंने अभी तक तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, समझी? और तब अपनी माँ की बात रखते हुए पुचुल कह देती है, आपने कोई एहसान नहीं कर दिया मुझ पे ये सब करके, आप बस अपनी ड्यूटी निभा रही हैं और आप हमेशा ये सेक्रीफाइस की जो रट लगाती रहती है। तो क्या सेक्रीफाइस किया आपने? अपना स्टैंड अप कॉमेडियन बनने का सपना या शक्ति जैसे दोस्त बनाने का सपना? अब मुझे समझ आता है कि डैड आपको छोड़कर क्यों चले गए थे, क्योंकि आपका कैरेक्टर ही ऐसा है। डिवोर्स के बाद आप ट्रेन में मुझे यहाँ लेकर आ गई, उस वक्त ट्रेन से मुझे बाहर फेंक दिया होता ना तो ज्यादा अच्छा होता, आज मेरी लाइफ इतनी गई गुजरी तो नहीं होती कम से कम। और अब ये सारे ताने सुनने के बाद डॉली को समझ नहीं आता कि वो अपनी बेटी को क्या बोले। वो सिर्फ इतना कहती है कि तुम्हारे डैड एक जानवर थे और तुम भी बिल्कुल उन पे ही गई हो, समझे? किसी की फीलिंग्स की कद्र करना तुमने कभी सीखा ही नहीं, ना तुमने ना तुम्हारे बाप ने। इधर दोस्तों पुष्पा की लाइफ भी डोल चुकी होती है, क्योंकि एक बंदा उसे ब्लैकमेल कर रहा होता है। वो पुष्पा से 20 लाख रुपए मांग रहा होता है और ना पैसे देने पर वो पुष्पा का ओनली फैंस वाला वीडियो वायरल करने की धमकी देता है। पुष्पा जब ऋषि को कॉल कर रही होती है तो वो कॉल भी नहीं उठाता, क्योंकि उसकी वाइफ ने उस पर फिर से नया केस फाइल कर दिया है, जिसकी वजह से ऋषि खुद परेशान है। साथ ही यहाँ कमोलिका की लाइफ में भी थोड़ी गड़बड़ी हो गई है। इतने सालों से उसका बेटा इंडिया नहीं आया, मगर पता नहीं क्यों अब वो इंडिया आने वाला है। इसलिए कमोलिका रतन से कहती है, देखो अब थोड़ा हमारा मिलना जुलना हमें कम करना पड़ेगा, मतलब फिलहाल के लिए बंद करना पड़ेगा, बातें भी कम करनी होंगी। अगर मेरे बेटे को पता चल गया तो पता नहीं वो मेरे कैरेक्टर के बारे में क्या क्या सोचेगा। वैसे तो कमोलिका हमेशा से चाहती थी कि मेरा बेटा मुझसे मिलने के लिए आए, मगर अब जब वो आ रहा है तो कमोलिका खुश नहीं है, क्योंकि रिजू के आने से कमोलिका और रतन का रिश्ता टूट रहा है। दोस्तों रतन भी बस इतना कह पाता है कि तुम्हारे साथ रहकर मैं तो भूल ही गया था कि हम 70 साल के हैं, हमें लगता है प्यार करने का कोई हक नहीं है। यहाँ अचानक त्रिशा बोधी को कॉल पे बताती है, पता है मेरी एक प्रॉब्लम है, मैं लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में नहीं रह सकती, पता नहीं मुझ में क्या दिक्कत है लेकिन मैं नहीं रह सकती। ये सुनकर बोधी को बड़ा बुरा लग जाता है। वो कहता है, पर मैं तो तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी गुजारने की सोच रहा था। तब त्रिशा उसे अपने पहले बॉयफ्रेंड रोहन के बारे में बताती है, जो दिखने में तो बिल्कुल बोधी की तरह शरीफ था, मगर अंदर से वो बहुत हरामी था। 1.5 साल के रिलेशनशिप के बाद रोहन ने त्रिशा की बेस्ट फ्रेंड के साथ मिलकर उसे चीट कर दिया था, जिसके बाद से ही त्रिशा का प्यार से पूरा भरोसा उठ गया। इसीलिए अब वो बोधी से ब्रेकअप कर लेती है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि आज मैं बोधी के लिए नहीं हूँ तो वो मुझे लेकर एक्साइटेड है, लेकिन जैसे जैसे हमारा रिश्ता पुराना हो जाएगा वो मुझे कहीं चीट ना कर दे। तो कुछ दिन इन सब की लाइफ बड़ी सोच विचार में गुजरती है। फिर आगे क्या करना है सभी डिसाइड करने में लगे होते हैं। तो हमारी कमोलिका जी डिसाइड करती हैं कि मुझे इस एज में अपने ज्वाइंट्स के दर्द के अलावा और किसी चीज की टेंशन लेनी ही नहीं चाहिए। जब मेरे हस्बैंड की मौत हुई थी तब तो ये रिजू अपने बाप की चिता को आग देने तक नहीं आया, उसने बस पैसे भिजवा दिए थे महीने के,
और विदेश में अपनी फैमिली के साथ खुश है वो, यहाँ तक कि मेरे बारे में भी नहीं सोचता, फिर मैं क्यों सोचूं उसके बारे में। इसीलिए बस वो रतन से जाकर मिलती है और बताती है कि हम कल से ही फ्लैट देखने चल रहे हैं, अब हम साथ में रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। वहीं त्रिशा भी बोधी को एक चांस देने को तैयार हो जाती है। इधर शक्ति डॉली को समझाता है कि मुझे लेकर अपनी बेटी से झमेला करने की जरूरत नहीं है, मगर डॉली शक्ति को चिल करने को कहती है। और यहाँ पुष्पा तो ऋषि से कह देती है, मेरे डैड ने मेरी शादी फिक्स कर दी है प्रदीप के साथ, इसलिए मुझे लेकर तुम अब भाग चलो। ये सुनने के बाद तो ऋषि डर जाता है कि मैं कहाँ भागूंगा तुम्हें लेकर, तुम्हारे डैड इतने बड़े आदमी मुझे कहीं भी ढूंढ लेंगे और तुम इतनी रईस हो कि मैं तुम्हारी जरूरतें पूरी नहीं कर पाऊंगा। मगर तभी उसे अपनी वाइफ पोम्पा का मैसेज आता है, एक्स वाइफ का। उसने ऋषि पे 498 का केस ठोक दिया था, अब वो 20 लाख रुपए मांग रही है केस वापस लेने के लिए। ऋषि का दिमाग खराब हो जाता है और वो पुष्पा से कहता है कि चलो भागे चलते हैं यहाँ से बहुत दूर। तो ये दोनों उसी रात कोलकाता से असम भाग जाते हैं और वहाँ नाम बदलकर होटल रूम में रहने लग जाते हैं। इसी रात दिलखुश ऐप के मालिक रॉकी रॉय अपने ऐप पे लाइव आकर सबको बताते हैं कि 14 फरवरी को आधी रात में हमारा ऐप हैक हो गया था और उसने किसी को भी किसी के साथ बिना किसी एल्गोरिदम के मैच करवा दिया। ये हमारी चूक की वजह से हुआ है, इसलिए हम उस रात मैच हुए लोगों के पैसे रिफंड कर देंगे, साथ ही अपने ऐप में साल भर की फ्री मेंबरशिप भी देंगे ताकि आपको आपका सच्चा जीवन साथी मिल जाए। ये न्यूज जब ये चारों कपल देखते हैं तो सोचते हैं भाड़ में जाए ऐप, हमारी तो आपस में अच्छी बन गई है, अब दिलखुश हमें सोलमेट माने या ना माने हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद सीन 1 साल पहले शिफ्ट होता है। आइडिया टैंक में पुचुल और रॉकी रॉय अपने ऐप का आइडिया पिच करने जाते हैं, जहां जजेस पूछते हैं कि आपने ऐप का नाम दिलखुश क्यों रखा। तो पुचुल बताती है कि दिलखुश से हमारे इमोशंस जुड़े हुए हैं, हम सब ने बचपन में दिलखुश केक खाया है, जिस तरह वो हमें पसंद है वैसे ही हमें इस ऐप में अपना पार्टनर बिल्कुल मनपसंद का मिलेगा। मगर यहाँ जजेस ने इन लोगों को 1 मिनट का टाइम दिया था और रॉकी को लग रहा होता है कि पुचुल बेकार की बातें कर रही है, तो वो बीच में ही बात कह देता है कि दिलखुश एक कैची नाम है, बस इसीलिए हमने इसे चूज किया है और कोई रीजन नहीं है। ये सुनकर जजेस कहते हैं कि आपके ऐप का काम है दो एक जैसे लोगों को साथ मिलाना, मगर आप दोनों में ही जब सही तालमेल नहीं है तो आपके ऐप में क्या ही होगा, इसीलिए वो इन्हें फंड देते ही नहीं। मगर हाँ, कुछ वक्त के बाद रिकी धोखे से पुचुल का ये ऐप हड़प लेता है और अपने नाम से इसे लॉन्च कर देता है और पुचुल कुछ नहीं कर पाती क्योंकि ये रिकी अमीर था और साथ ही पुचुल ने उसे अपना इंस्पिरेशन, अपना गुरु माना था। पुचुल ने तो कभी नहीं सोचा था कि रिकी मेरे साथ ऐसा करेगा, इसलिए वो हमेशा थोड़ी चिड़चिड़ी रहती है। उसका ब्रेकअप भी हो गया था। और दोस्तों, चौंकाने वाली बात बताऊं आपको, पुचुल का बॉयफ्रेंड कोई और नहीं बोधी ही था। बोधी ने तो शुरू से ही पुचुल को रिकी के इंटेंशंस के बारे में वार्न कर दिया था, मगर पुचुल ने उसकी एक नहीं सुनी थी। काफी महीनों तक पुचुल घुट घुट के जीती रही और फिर उसने 14 फरवरी को ऋषि के साइबर कैफे में बैठकर दिलखुश ऐप हैक कर लिया था। इसी ने किया दोस्तों ये हैक, जिसकी वजह से ही सारा मिसमैच हुआ और इससे दिलखुश ऐप का यानी रिकी का अच्छा खासा लॉस हुआ। इससे पुचुल को थोड़ी राहत मिली कि चलो मैंने कम से कम बदला तो ले लिया। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। डॉली के घर पे शक्ति उसकी कुकिंग में हेल्प कर रहा होता है। इसके बाद हर दिन शक्ति डॉली के घर पर जाता है। अब एक दोपहर की बात है, दोनों चेहरे पे फेस पैक लगाकर थोड़ी गपशप कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर पुचुल आ जाती है और वो अपनी मॉम के साथ शक्ति को भी अच्छे से बेइज्जत कर देती है कि हाँ, अब तो यही करने की उम्र है तुम दोनों की। अब उसकी बातें सुनकर शक्ति तो बिना फेस पैक धोई ऐसे ही वहाँ से निकल जाता है। दोनों बड़े रोते भी हैं दोस्तों। फिर भागकर डॉली बस स्टैंड पे जाती है, जहाँ शक्ति बस का इंतजार कर रहा होता है। डॉली यहाँ भी अपनी बेटी की बदतमीजी के लिए उससे माफी मांगती है, मगर अब शक्ति डॉली के साथ रिश्ता खत्म करना चाहता है क्योंकि उसकी वजह से वो नहीं चाहता कि डॉली और उसकी बेटी पुचुल का रिश्ता खराब हो जाए। मगर हाँ, वो एज अ फ्रेंड डॉली की एक विश पूरी करना चाहता है। डॉली हमेशा से स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहती थी ना, तो एक शो आने वाला होता है, उसमें शक्ति ने डॉली का नाम लिखवा दिया है। दूसरी ओर बोधी के घर पे त्रिशा उसके साथ क्लोज होती है और ये सब बोधी की आंटी देख लेती है और पूछती है क्या चल रहा है ये सब कुछ। तो त्रिशा कहती है मैं तो इसकी मंगेतर हूँ। दरअसल बोधी के माँ बाप नहीं होते, उसकी आंटी ने उसे पाला था, इसलिए वही त्रिशा के घर इन दोनों की शादी की बात करने जाती है। त्रिशा के घर पे बोधी को अपनी गरीबी का एहसास हो जाता है कि यार मैं सच में बहुत गरीब हूँ। उधर रतन दादा को हम डॉक्टर के पास देखते हैं। दरअसल उनके लिवर बहुत ही खराब होता है और अब वो बस कुछ ही दिनों के मेहमान है, इसीलिए डॉक्टर कहते हैं कि अपनी फैमिली को अपनी बीमारी के बारे में बता दो। पर रतन का तो कोई है ही नहीं और अभी नई नई उसको जो जिंदगी बनी है कमोलिका, उससे वो अपनी बीमारी की बात छिपा रहा है क्योंकि वो कमोलिका को उदास नहीं देखना चाहता। कुछ दिनों के बाद कमोलिका के बेटे रिजू को उनके अफेयर के बारे में पता चल जाता है कि उसकी माँ ये कर रही है। दरअसल किसी जान पहचान के आदमी ने इन दोनों को साथ में घूमते फिरते देखा और कॉल पे सारी बात रिजू को बता दी। इसलिए कॉल करके रिजू अपनी माँ पे बड़ा गुस्सा हो जाता है और ये चीज रतन देख लेता है। उन्हें कमोलिका के लिए बहुत ही बुरा फील होता है, मगर अगले दिन कमोलिका फैसला करती है कि मैं अपने बेटे को ब्लॉक करके उससे सारे रिश्ते नाते तोड़ दूंगी क्योंकि इतने दिनों से उसे अपनी माँ का ख्याल नहीं
आया और जब मैं खुश रहने लगी तो उसे समाज की बड़ी चिंता सताने लग गई है कि समाज में 4 लोग क्या कहेंगे मेरी माँ के बारे में। और उसे ये नहीं था कि तब क्या कहेंगे जब बेटा अपने पिता की चिता जलाने के लिए नहीं आया, तब उसे शर्म नहीं थी समाज क्या कहेगा। और विदेश में उसको 10 साल हो गए, 10 साल से भी ज्यादा बल्कि, लेकिन यहाँ वो अपनी माँ को इंडिया में छोड़कर वहीं बसा हुआ है। तब समाज कहाँ गया था उसके लिए। तो ये सारी बात जब रतन को पता चलती है तो वो भी इमोशनल होकर अपनी बीमारी वाली बात कमोलिका को बता देता है, जिससे कमोलिका सच में बड़ी उदास हो जाती है कि मेरे हस्बैंड को तो ऊपर वाले ने 7 साल पहले उठा लिया था और अब जब मैंने किसी और को अपना जीने का सहारा बनाया तो ऊपर वाला वो भी मुझसे छीन रहा है, बताओ। मगर रतन कहते हैं रो मत पागल, जितने दिन मैं जिंदा हूँ नो टीयर्स ओनली चीयर्स। खूब मस्ती करेंगे हम दोनों, बहुत ही अच्छे डेट नाइट्स पे जाएंगे। उधर दोस्तों असम में पुष्पा ऋषि को अपने ओनली फैंस में हुए फेस रिवील वाली बात बता देती और साथ ही ये भी बताती है कि मैं अपनी शादी के डर से नहीं भागी हूँ बल्कि उस ब्लैकमेलर के डर से भागी हूँ। मुझे 20 लाख रुपए किसी भी हालत में चाहिए ही चाहिए और मुझे पता है कि इतनी बड़ी रकम मैं अरेंज नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे डैड को कॉल करके कहो कि मैंने आपके बेटे को अगवा कर लिया है और उसकी फिरौती के लिए मुझे 20 लाख चाहिए। पर पूरी बात सुनने के बाद ऋषि पुष्पा पे बहुत गुस्सा करता है, बहुत गंदी गंदी गाली देता है। वो पुष्पा से कहता है कि मुझे तुम बहुत अच्छे घर की लड़की लगी थी मगर तुम तो बाजारू हो। मेरे नसीब में ऐसी लड़कियां लिखी थी क्या? पहले जिससे प्यार किया था उसने मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ भागना सही समझा और तुम यहाँ ओनली फैंस पे खुद का जिस्म दिखाती हो। अरे तुम्हें तो राजकुमारी वाली जिंदगी मिली, फिर तुम्हें किस बात की तकलीफ थी कि तुम्हें अपना जिस्म दिखाना पड़ा? तब पुष्पा रोना शुरू कर देती है और कहती है कि बाहर वालों को मेरी लाइफ बहुत अच्छी लगती है पर मुझे मेरे घर पे बंदी बना कर रखा गया पूरी जिंदगी भर, मुझे कोई आजादी नहीं मिली। और इतना ही नहीं, मेरी मॉम ने मेरी आंखों के सामने स्विमिंग पूल में कूदकर खुद की जान दे दी थी क्योंकि मेरे डैड बहुत ही ज्यादा मनी माइंडेड थे। वो अपने बिजनेस के लिए बड़े बड़े लोगों के साथ मेरी माँ को सोने पे मजबूर करते थे, जिससे परेशान होकर मेरी माँ ने खुद की जान ले ली। उस वक्त मैं काफी छोटी थी, घर पे कोई था भी तो नहीं, मैं रोने के सिवाय और कुछ नहीं कर पाई। उसके बाद तो मेरे डैड ने मुझे डरा कर रखा, मुझे कभी प्यार और टेंशन मिला ही नहीं। इसीलिए लोगों के टेंशन पाने के लिए मैंने ओनली फैंस जैसी गलत साइट का यूज किया और यहाँ कदम बढ़ाया। जब ऋषि पुष्पा की ओर से सोचता है तब उसे पुष्पा की परेशानी समझ में आती है और वो उसे हक कर लेता है। वो शांत करवाता है तो अगले दिन पुष्पा से कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे प्लान में तुम्हारा साथ देने को तैयार हूँ, मगर बस प्लान में एक चेंज करना है। हमें डैड से 20 नहीं 40 लाख मांगने होंगे, 20 तुम्हारे ब्लैकमेलर को देने के लिए और 20 मेरे। पुष्पा कहती मतलब मैं समझी नहीं। तब जाकर ऋषि उसे अपनी वाइफ वाली सारी बात बताता है कि उसने मुझ पे केस कर दिया है और केस वापस लेने के लिए 20 लाख मांग रही है। ये सुनकर पुष्पा ऋषि की पिटाई शुरू कर देती है क्योंकि अभी तक ऋषि ने उससे अपनी पहली शादी वाली बात छुपाई थी, मगर फिर वो उसे माफ कर देती है क्योंकि दोनों ने अपनी पर्सनल बातें छुपाई थी। तो वो कहती नहीं, अब डैड से हम 50 लाख मांगेंगे, 10 हमारे पास भी तो रहने चाहिए अपनी लाइफ में कुछ करने के लिए। इसलिए दोनों पुष्पा की एक फेक वीडियो बनाते हैं जिसमें पुष्पा को वो बांध देता है और काफी रोकर पुष्पा अपने डैड से कह रही होती है कि मुझे काफी खतरनाक आदमी ने अगवा कर लिया है डैड, प्लीज इसकी मांग मान लीजिए, 50 लाख दे दीजिए इसको, मुझे यहाँ से लेकर जाइए। इसके बाद हम पुचुल को बोधी के साथ देखते हैं। ब्रेकअप पुचुल ने नहीं किया था इसीलिए अब वो उससे पैचअप करना चाह रही है, मगर बोधी तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका है, वो जल्दी त्रिशा से शादी करने वाला है। इसीलिए वो पुचुल के लाख कहने के बाद भी उसके पास वापस जाने के लिए राजी नहीं होता। पुचुल शराब पीकर घर जाती है जहाँ उसकी मॉम उसे नशे में देखकर खूब गुस्सा होती है और घर से निकल जाने को कह देती है। तभी फिर माँ बेटी के बीच में जमकर झगड़ा हो जाता है और गुस्से में पुचुल अपनी माँ के कैरेक्टर पर फिर से सवाल उछालती है। तो वहीं डॉली पुचुल के फेलियर के लिए उसे ही जिम्मेदार ठहराती है क्योंकि डॉली ने उस समय पहले कहा था कि चलो रिकी रॉय पर केस करते हैं क्योंकि उसने तुम्हारा वो ऐप चुराया ना, तो तब पुचुल ने हार मान ली थी। तो अब ये दोनों इस तरह एक दूसरे पर पर्सनल अटैक कर रहे होते हैं। गुस्से में पुचुल अपना आपा खो बैठती है और एक प्लेट से अपनी माँ पे हमला कर देती है जिससे डॉली के सर से खून आ जाता है। इसके बाद दोनों माँ बेटी शांत हो जाती है। बताओ यार। अगले दिन डॉली शक्ति के पास जाकर उसे सारी बात बताती है। शक्ति कहता है कि इतने दिनों से प्ले में विलन का रोल करते करते मुझे समझ आया कि कोई भी विलन शुरू से बुरा नहीं होता, उसे वक्त और हालात बुरा बनाने पे मजबूर कर देते हैं। इसलिए पुचुल के लिए अपने मन में नफरत मत भरो। डॉली ने तो पुचुल से बात करना बंद कर दिया था और वो घर भी नहीं आ रही होती है, जिससे पुचुल भी काफी परेशान होती है और वो बार बार बोधी को कॉल मैसेजेस कर रही होती है। कुछ दिन के बाद पुचुल जाती है सीधा शक्ति के पास और उससे अपनी गलती के लिए माफी मांगती है। साथ ही दिल खुश केक देते हुए कहती है मेरे लिए आप दोनों का रिश्ता हजम करना बड़ा मुश्किल है, मगर अब मैं समझ गई हूँ कि मॉम को अगर पहली मैरिज में कोई दिक्कत हुई तो फिर भी पूरी जिंदगी अकेले रहने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे डैड ने तो उसी वक्त दूसरी शादी कर ली थी। मेरी मॉम को मूव ऑन करने में इतना टाइम लग गया बताओ, और जब वो आगे बढ़ना चाह रही है तो मुझे उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उनके रिश्ते को तोड़ना चाहिए। तो अब दोनों शक्ति और पुचुल के बीच सब कुछ बड़ा ठीक हो जाता है
फिर पुचुल जाती है अपनी माँ के पास, उनसे भी सही में माफी मांगती है। दोनों एक दूसरे को माफ कर देते हैं। उधर पुष्पा के डैड ने पुलिस केस कर दिया होता है और पुलिस को पता चल जाता है सीसीटीवी से, बल्कि कि कुछ दिनों से जहाँ जहाँ पुष्पा जा रही है वहाँ वहाँ ऋषि भी जा रहा है। साथ ही एक्स वाइफ ने जो केस किया था वो भी सबूत था कि ऋषि अच्छा आदमी नहीं है। इसके अलावा दिलखुश ऐप हैक भी उसी के साइबर कैफे से हुआ था। ये बात भी पुलिस को पता चल जाती है। पुष्पा के डैड ने पुलिस को 50 लाख दिए होते हैं, मगर साथ में वार्निंग भी दी होती है कि मुझे मेरे 50 लाख वापस चाहिए वरना अच्छा नहीं होगा। इधर पुष्पा और ऋषि तो प्यार में पागल हो जाते हैं। हीरो हीरोइन की तरह शाम के खूबसूरत नजारों को बड़े रोमांटिक अंदाज में एंजॉय करते हैं। फिर वो दिन आता है जिस दिन पुलिस इनकी बताई हुई जगह पर 50 लाख से भरा बैग लेकर आती है, मगर जब ऋषि पैसे लेने के लिए जाता है तो ऑफिसर शूट करके उसे वहीं पर मार डालता है और तब पुष्पा वो पैसों से भरा बैग लेकर भाग जाती है। अकेले में खूब रोती भी है क्योंकि अचानक से ये क्या हो गया उसे कुछ समझ नहीं आता। पुष्पा की लाइफ में पहली बार कोई इंसान आया था जो सच में उससे इतना प्यार कर रहा था, लेकिन क्या हो गया अचानक। इधर बोधी और त्रिशा की प्री वेडिंग शूट होती है। फिर शादी वाला दिन भी आ जाता है, मगर त्रिशा को बोधी थोड़ा खोया खोया सा लगता है। वो आजकल अपने फोन में कुछ ज्यादा ही बिजी रहता है। किसी से तो वो कुछ चैट कर रहा होता है, मगर किससे ये त्रिशा से वो छुपा रहा है। उधर स्टैंड अप कॉमेडी शो पे डॉली परफॉर्म करने जाती है। वहाँ दिलखुश ऐप का मालिक रिकी चीफ गेस्ट होता है। डॉली कॉमेडी करते करते रिकी रॉय को रोस्ट करने लग जाती है। वो कहती है तुमने मेरी बेटी का ऐप हड़पा, उसके साथ विश्वासघात किया। बहुत सारे लोग इस शो को लाइव देख रहे होते हैं तो कोई अपने फोन में रिकॉर्ड कर रहा होता है। रिकी की पोल खुलते जा रही होती है, इसलिए वो डॉली का माइक ही ऑफ करवा देता है, मगर डॉली कहती है तुम माइक ऑफ कर सकते हो मगर मेरी आवाज नहीं दबा सकते। फिर वो जोर जोर से बोलकर सभी को रिकी की करतूतें बता देती है। रिकी हो जाता है एक्सपोज। इसके बाद सीन त्रिशा और बोधी की शादी पे शिफ्ट होता है। बोधी अपना फोन ढूंढते ढूंढते त्रिशा के रूम में जाता है और त्रिशा जो दुल्हन बनकर तैयार बैठी थी वो कहती है देखो मैंने सारे चैट्स पढ़ लिए हैं बोधी, तुम किसे ब्लैकमेल कर रहे हो। तो दोस्तों इस पॉइंट पे हमें लग रहा था कि त्रिशा ने बोधी और पुचुल के चैट्स पढ़े होंगे पहले वाले, जब वो दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे, लेकिन यहाँ पर सीधा सादा दिखने वाला बोधी तो हमारी सोच से भी 4 कदम आगे निकला। दरअसल वो पुष्पा को ब्लैकमेल कर रहा होता है। अब अपना घिनौना रूप त्रिशा के सामने आते ही बोधी रोने लगता है और कहता है मैं पुष्पा को रियल लाइफ में नहीं जानता, वो तो मैं उसे ओनली फैंस पे देखा करता था और फिर एक दिन गलती से उसका चेहरा दिख गया और कोइंसिडेंट से वो मुझे इंस्टाग्राम पे भी मिल गई तो मैंने उसे ब्लैकमेल किया, पर इसके पीछे सिर्फ एक ही वजह थी त्रिशा, मैं तुम्हारी फैमिली की हैसियत की बराबरी करना चाहता था। मुझे पता था कि हम दोनों की फैमिली का दर्जा एक जैसा नहीं है, मैं बस तुम्हारी फैमिली का स्टेटस मैच करना चाहता था, मगर मैं वादा करता हूँ कि मैं उससे पैसे नहीं लूंगा, प्लीज मुझसे शादी मत तोड़ो, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। तब त्रिशा कहती है तुम अंदर से घटिया इंसान हो, तो मैं तुम्हें सुधार नहीं सकती, ना ही तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकती हूँ। तब बोधी उसके सामने गिड़गिड़ाने लग जाता है शादी के लिए और तभी बाहर से आवाज आती है सभी लोग आ गए हैं त्रिशा, तुम भी बाहर आ जाओ। और तब गुस्से में त्रिशा कहती है चलो शादी करते हैं। और इसी शादी में शक्ति, डॉली और पुचुल आ जाते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि शक्ति की वाइफ ललिता मतलब उसका पहला प्यार कोई और नहीं बल्कि त्रिशा की मॉम है, यानी कि त्रिशा के डैड शक्ति हैं। इसीलिए ललिता ने शक्ति को भी शादी में इनवाइट किया था फुल फैमिली, और शक्ति ने तो कभी शादी नहीं की थी, तो फैमिली के नाम पर अभी अभी नई गर्लफ्रेंड बनी डॉली आई होती है और उसकी बेटी जिसे शक्ति भी अपनी बेटी की तरह प्यार करता है। तो यहाँ पर ललिता पुचुल को ही बोधी के विटनेस के तौर पर साइन करने को कहती है, क्योंकि डॉली की वीडियो वायरल हो गई थी जिसमें वो स्टैंड अप कर रही थी और रिकी रॉय को एक्सपोज कर रही थी। तो उससे सभी को पता चल गया था कि पुचुल ही दिलखुश ऐप की क्रिएटर है और ललिता का मानना होता है कि अगर पुचुल ने वो ऐप नहीं बनाया होता तो मुझे आज बोधी जैसा अच्छा और सच्चा दामाद कहीं नहीं मिलता। मगर बोधी कितना अच्छा है ये तो सिर्फ बोधी और त्रिशा ही जानते हैं। मगर बोधी का दिमाग भी अब ठिकाने आ गया है। वो त्रिशा से वादा करता है कि आज के बाद मैं कभी कोई गलत काम नहीं करूंगा। इसके बाद दोस्तों आगे किस्मत देखिए, पुष्पा और पुचुल को मिलवा देती है। डॉली का वीडियो वायरल होने के बाद दिलखुश ऐप का स्टॉक बड़ी तेजी से नीचे गिरने लग जाता है और उस ऐप को 50 लाख में रिकी पुष्पा को बेच देता है और पुष्पा वो ऐप पुचुल को सौंप देती है, क्योंकि उसी ऐप की वजह से पुष्पा की मुलाकात ऋषि से हो पाई थी, जिसने सच्चे दिल से पुष्पा से इतना प्यार किया कि उसके प्यार में अपनी जान तक गंवा दी। त्रिशा ने शादी के बाद अपना एक यूट्यूब चैनल भी खोल लिया और उसमें वो अजब गजब प्यार की सच्चे उदाहरण को साबित करने के लिए कपल्स को इनवाइट करती है। अपने शो पे वो रतन और कमोलिका को बुलाती है उनका इंटरव्यू लेने के लिए। साथ ही त्रिशा ने एक बेबी भी अडॉप्ट किया होता है, क्योंकि उसके और बोधी के बीच में तो कोई फिजिकल रिश्ता नहीं है। बोधी उस बच्चे को अपना बच्चा समझकर उसका पालन पोषण कर रहा होता है। साथ ही कमोलिका के बेटे ने भी उसका ये रिश्ता एक्सेप्ट कर लिया होता है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो मतलब ठीक है यार, लेकिन ऋषि के साथ बुरा हुआ। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट्स में बता दीजिए मूवी को देखकर। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।